अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेटा ड्राइव। मेरा नाम अफ़ान अमीन है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर सिलेक्शन थ्रू एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट टू प्रिडिक्ट हाउस प्राइजेस अगेन विद एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि लास्ट प्लेलिस्ट के अंदर हमने देखा था कि हमने किस तरह से हाउस प्राइजेस को की प्रिडिक्शन की तीन पाइपलाइंस जो कि हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन हमने क्रिएट की थी थ्रू बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली मॉडल बिल्डिंग एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि हमने अभी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट नहीं की, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को नहीं देखा, तो हम किस तरह से अभी आगे बढ़ सकते हैं। हम अभी इन तीन ही पाइपलाइंस को फोकस करेंगे। सो इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दीज एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स आर वर्किंग, आई हैव दिस अमेजिंग नोटबुक। इसे लिखा है राहुल ने और बहुत ही अमेजिंग एक इसकी नोटबुक है जिसके अंदर इसने बहुत अच्छे तरीके से एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए पाइपलाइंस को क्रिएट किया है टू दी वेरी एंड। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के थ्रू मॉडल बिल्डिंग भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। बहुत अच्छी नोटबुक है। इस नोटबुक का लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे भी देख सकते हैं। मैं आपको इसी नोटबुक के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने अपनी तमाम इम्पॉर्टेंट इंपोर्ट करा ली। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना डेटा जो है वो रीड करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे पास डेटा ट्रेन मौजूद है, डेटा टेस्ट मौजूद है और मैं एक डेटा टेस्ट के नाम से भी ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ डेटा ट्रेन और डेटा टेस्ट को। ये हम इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास कैगल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हम चाहते हैं कि अपनी एक्यूरेसी बेहतर से बेहतर बना सकें, तो हम इन दोनों डेटा सेट्स को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। इन रियल वर्ल्ड हम ऐसा नहीं कर रहे होते। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे सेल प्राइस का एक वेरिएबल के अंदर सेल प्राइजेस स्टोर करवा दी। बेसिक बिल्ट इन ईडीए फंक्शंस आर प्रीटी हैंडी समटाइम्स। हम यहाँ पे बेसिक ईडीए फंक्शंस देखते हैं। इसके अंदर अगर हम थोड़ी बारीक बीनी से देखें तो हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर से वैल्यूज़ मिलती हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हम चूँकि ये देख चुके हैं तो इसीलिए हम इस पर वक्त अपना ज़ाया नहीं करेंगे, हम आगे की तरफ चलते हैं। मिसिंग वैल्यूज़ जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं वो पूल क्यूसी फीचर के अंदर है 99.5%, मिस्क फीचर के अंदर है 96.3 और एलए और फेंस के अंदर भी 80% से अबव है। तो हम इन चार फीचर्स को रिमूव कर देंगे अपने डेटा सेट से। पूल क्यूसी, मिस्क फीचर, एलए एंड फेंस, बिकॉज दे हैव मोर देन 80% नल वैल्यूज इन अ डेटा सेट। और जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया तो हमारे पास ये कॉलम्स बच गए। अब मैं ये देख लेता हूँ कि हमारे पास टोटल शेप देख लेता हूँ कि क्या है। तो हमारे पास अभी रॉज हैं 1460 और कॉलम्स हैं 76, मतलब 81 से 76 हो गए। पहले हमारे पास 81 थे क्योंकि हमने ये 5 आईडी समेत 5 हमने कॉलम्स को ड्रॉप किया। अब हम जाएंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर। इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम देख रहे हैं एनोवा टेस्ट। ठीक है, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा प्रोवाइड्स अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ whether two or more population means are equal, therefore generalizes the t-test beyond two means। हम पॉपुलेशन मीन्स को इसके अंदर देख रहे होते हैं कि क्या वो सिमिलर हैं दो फीचर्स की आपस के अंदर। तो इसके अंदर एक चीज़ आती है वन वे एफ टेस्ट एनोवा, जो कि मैं यहाँ पे वन वे एफ टेस्ट ही यूज़ करने वाला हूँ। इट टेल whether two or more groups are similar or not based on their mean similarity and F score। हम दो या इससे ज़्यादा ग्रुप्स का रिलेशन आपस के अंदर देख रहे होते हैं कि इन दोनों के या इससे ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, इनकी जो मीन है वो सिमिलर है या नहीं है। एफ टेस्ट और पी वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ इसके अंदर हमें मिलती हैं। एनोवा एज्यूम्स द मीन्स ऑफ ऑल ग्रुप्स आर द सेम। एनोवा एज्यूम करता है कि मीन जो है वो तमाम ग्रुप्स के सेम है, जो कि
हमारा नल हाइपोथेसिस है। कैलकुलेट्स हाउ मच द एक्चुअल मीन डेविएट फ्रॉम द एजम्पशन एंड रिपोर्ट इट एस एफ टेस्ट स्कोर। तो जब हमारा मीन जो है वो डेविएट करता है तो वो उस वैल्यू को बता रहा होता है कि ये मीन से कितनी डेविएट किया है इसने, डेविएशन बता रहा होता है कि ये कितना एफ टेस्ट जो है वो डेविएशन बता रहा होता है कि मीन से कितना दूर है आपकी वैल्यू, मीन से कितनी दूर है। अ लार्जर स्कोर मीन्स देयर इज अ लार्जर डिफरेंस बिटवीन द मीन। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसका मतलब है उतना ही बड़ा गैप है आपका मीन के अंदर और उस वैल्यू के अंदर। P value tells how statistically significant is our calculated score value। P value हमें बता रहा होता है कि ये कितनी statistically significant है ये वैल्यू हमारे लिए आगे यूज़ करने के लिए। तो हम इस टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है ये भी मैं आपको दिखा दूँ पहले। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कैटेगोरिकल फीचर्स को लिया, ये तो सिर्फ एक प्रिंट कराने के लिए मैंने चेक किया था। तो कैटेगरिकल फीचर्स इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ट्रेन डॉट डी टाइप्स एक्सक्लूड नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया और कॉलम्स हम लिया है। डेटा ट्रेन कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज थी उनको हमने मिसिंग कोड्स के थ्रू इम्प्यूट कर दिया अभी फिलहाल, ठीक है। एनोवा इज इक्वल्स टू फीचर एफ और पी, ये दो वैल्यूज़ को ये लेके आएगा और हम इसी वैल्यूज़ के ऊपर इस बात का तयन कर रहे होंगे कि ये हमें आगे यूज़ करनी है या नहीं करना ये फीचर्स, ठीक है। अब ये ग्रुप प्राइजेज है। अच्छा, ये ग्रुप किस तरह काम कर रहा होता है ये अगर आपको जानना है तो आपको वन वे एफ टेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। वन वे एफ टेस्ट एनोवा क्या चीज़ है तो आपको समझ आ जाएगी कि ग्रुप प्राइजेस या ग्रुप को ये किस तरह से ट्रीट कर रहा है। स्टैट्स डॉट एफ अंडरस्कोर वन वे, स्टैट्स एक लाइब्रेरी है हमारे पास साइपाई की, हम इसके थ्रू F1 वे एनोवा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अपेंड होके फीचर जो है हमारा और F वैल्यू और P वैल्यू, और उसके बाद हम इसको सॉर्ट कर देंगे P वैल्यू के लिहाज से। तो अगर मैं इस फंक्शन को चलाऊं तो मेरे पास यहाँ वैल्यूज़ आती हैं 1.55 रेज टू द पावर -225 पी वैल्यू जो मेरे पास सबसे हाईएस्ट आ रही है और एफ वैल्यू 71.78 आ रही है। तो मतलब ये इतना डेविएट है हमारे मीन से 71.7, लेकिन चूंकि ये हमारी जो सॉर्ट हुआ है ये पी के हिसाब से हुआ है, तो जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं वो सबसे ऊपर आ रही होंगी। ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं हमारी। नेबरहुड, एक्सटर्नल क्वालिटी, बेसमेंट क्वालिटी, ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं हमारे लिए जो हम आगे लेके जाएंगे। और जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं वो हमारे पास कुछ ये हैं जो 0.05 से कम है, जो कि स्ट्रीट है, लेंथ स्लोप है और यूटिलिटीज है। सिंस पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 वी आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हम यहाँ पे इन तीन वैल्यूज को इस डेटा सेट से रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया इनको। फ्रॉम द एनोवा आई कैन कैलकुलेट दैट द फीचर हैविंग पी वैल्यू, ये ऑब्जर्वेशन है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 इज नॉट रेलिवेंट in predicting the target when they are used in model building, hence we will remove those irrelevant features. Therefore street, landscape and utilities are not important in predicting the target sales price, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना जो टारगेट वेरिएबल है जो कि सेल प्राइस है उसकी सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो आइए पहले ये देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि टारगेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप के अंदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेटिव नंबर ऑफ टाइम्स ईच पॉसिबल आउटकम विल अकर इन अ डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स। द फंक्शन डिस्क्राइबिंग द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन वैल्यू विल अकर इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि हम अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर स्टेप्स की देख चुके हैं कि वो बता रहा होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। And the function describing the cumulative probability that a given value or any smaller than it will occur is called the distribution or cumulative distribution function। और CDF जो है वो उस
वैल्यूज़ की जो है सम करके हमें बता रहा होता है और उसका ग्राफ कुछ अलग होता है, जो कि हम देख चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर। आप ये देख सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक के थ्रू। इफ़ आवर टारगेट इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हमारा टारगेट ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देन विल इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर मॉडल्स। तो जाहिर है वो लीनियर मॉडल्स के जब हम आगे जाके मशीन लर्निंग मॉडल्स अप्लाई करेंगे तो वो इम्पैक्ट करेगा, जो कि सही बात नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले अपना चेक करेंगे कि टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको प्लस करके इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, देखिए। तो मेरे पास ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है, और ये बता रहे हैं कि ये इस लाइन के ऊपर सही से प्लॉटेड नहीं है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को चलाएंगे, लॉग डिस्ट्रीब्यूशन को, और ये काम किस तरह कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसने यहाँ पे चेक टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन बताई और इसने प्लॉट करके बता दिया कि ये प्रोबेबिलिटी प्लॉट मेकिंग द क्यू प्लॉट भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से क्यू प्लॉट हमारे काम आता है जब हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा नहीं होता। अच्छा, तो अब इसको फिर इन लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया, इस डिस्ट्रीब्यूशन को लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें, टारगेट 2 इज इक्वल टू एन पी लॉग सेल्फ डॉट टारगेट। तो ये लॉग को इन लोगों ने इस टारगेट वेरिएबल को लॉग के फंक्शन के थ्रू लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कर दिया। तो अब देखते हैं कि इसकी हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो अब आप ये देखें कि ये किस तरह से एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे लेफ्ट पे अगर आप देखें तो आपको मिलेंगे, और ये किस तरह से एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा शो कर रहा है हमें। और अब अगर हम इसको थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स के अंदर देखें तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नज़र आ रहा है क्यू प्लॉट के थ्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे अपने सेल प्राइस को np.log डाटा ट्रेन सेल प्राइस के अंदर। तो इस क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।